नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राण। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। अमेठी छोड़ रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष। राहुल गांधी के नारे डरो मत पर चुटकी लेते हुए कहा, अब डरो मत और भागो मत। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी में गांधी परिवार की वफादारी का किशोरी लाल शर्मा को मिला इनाम। भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण देश के संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा। कांग्रेस पर लगाया धर्म विशेष का पक्ष लेने का आरोप। बोले, कांग्रेस अपनी कट्टरता के कारण हो गई है बेनकाम। पीडीपी उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा ने अल्ताफ बुखारी पर किया बड़ा हमला। अल्ताफ बुखारी पर लोगों को जेलों में डालने और जमाते इस्लामी संगठन को परेशान करने का लगाया आरोप। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक चुनावी प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका सपना केवल जनता के सपनों को पूरा करना है। रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली भागे हैं। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके नारे डरो मत पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि डरो मत और भागो मत। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने आज आखिर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। आज सुबह ही कांग्रेस द्वारा अमेठी और रायबरेली की सीटों के लिए घोषणा की गई थी। राहुल गांधी ने दोपहर करीब 2:15 बजे कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन भरा। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने आज दोपहर गांधी परिवार के घर माने जाने वाली अमेठी सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले किशोरी लाल शर्मा को राजीव गांधी साल 1983 के आसपास पहली बार अमेठी लेकर आए थे। तब से वे गांधी परिवार के वफादार रहे हैं और 1951 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब गांधी परिवार ने यहां से चुनाव लड़ना बंद किया तो शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सांसद का काम करते रहे। बताया जा रहा है कि अमेठी लोकसभा सीट में किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार की वफादारी का इनाम मिला है।
तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ न कुछ इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिसकी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश के संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपने समय में कांग्रेस के लिए लगातार प्रयास करना और प्रधानमंत्री के रूप में एक धर्म विशेष का पक्ष लेना कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का रुख उजागर हो गया है क्योंकि उनका गठबंधन खुलेआम वोट जिहाद की बात कर रहा है। अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देश के संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अब कांग्रेस अपनी कट्टरता के कारण बेनकाब भी हो गई है कि कांग्रेस आज किस तरह की राजनीति कर रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कर्नाटक में 12% की आबादी वाले लोगों को 22 से 27% का आरक्षण जो ओबीसी और SC ST का काट कर नहीं दिया गया। इससे यहां से पता लगता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है और राहुल गांधी और उनकी पार्टी आज एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, खासकर SC समुदाय के लिए, ST और OBC के लिए, और इनके इतिहास में जाना बड़ा जरूरी है। आप शुरू से देखिएगा, आजादी से लेके आज तक कभी भी जो कांग्रेस पार्टी की कभी भी इन्होंने SC ST और OBC के बारे में नहीं सोचा। अगर इन्होंने सोचा होता तो इतिहास गवाह है कि सन 1947 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों की 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए इस देश के 2 टुकड़े और बाद में 3 टुकड़े किए थे, तो एक विशेष समुदाय के लोग जिनका 23% का काउंट था, जो जिन्ना ने जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर रोक लिए थे, और वो सभी के सभी दलित समाज से थे। और जिन्ना का कहना क्या था कि इन लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा। और आज पाकिस्तान तो वैसे का वैसा रहा, लेकिन वो लोग बेचारे साफ हो गए। 23% की आबादी कुल 2.3% रहेगी, जो कि उसी कन्वर्जन का शिकार हुई। और उस समय की कांग्रेस ने एक बार भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि अपने उन 23% दलित समाज के लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए, कि मेरे वो 23% दलित समाज के जो लोग हैं उनकी जान खतरे में, उनका धर्म खतरे में है। इसके ऊपर कांग्रेस ने कभी आज तक उस समय कोई इनको फिक्र नहीं थी। और 47 लेके आज तक जिस तरह से राहुल गांधी की बयान आते हैं, आज भी ये उसी दलित समाज के, उसी ST OBC के उतने ही दुश्मन हैं जितने सन 1947 में हुआ करते थे। क्योंकि एक्सरे के जो बयान है या फिर जो मनमोहन सिंह जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर बयान है एक विशेष समुदाय को लेकर, ये प्रूव करते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा SC ST OBC और हमारे संविधान के अगेंस्ट है। श्रीनगर लोकसभा सीट से PDP उम्मीदवार वाहिद उर रहमान परा ने अल्ताफ बुखारी पर आज बड़ा हमला किया। जिला बड़गाम के खग इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वाहिद उर रहमान परा ने अल्ताफ बुखारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अल्ताफ बुखारी वे व्यक्ति है जो लोगों को जेलों में डालते हैं और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों को भी परेशान करते हैं। परा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीर में लूटपाट करने का कथित आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर की आवाम उनसे एक एक पैसे का हिसाब लेगी। PDP उम्मीदवार ने दावा किया कि लोगों को डरा धमका कर वोट मांगे जा रहे हैं। दिल्ली के नजदीक वो है, सरकार से मिलते वो है, लोगों को उठवाना छुड़वाना उनका काम है, जमात इस्लामिया को तंग करना उनका काम, और फिर उनसे वोट मांगना अलग उनका निज़ाम है। उनकी सियासत की बुनियाद इसी पे है, उनके बिजनेस की बुनियाद इस पे है, उनके घर की बुनियाद इस काम पे है कि कश्मीर के साथ जो उन्होंने लूट मचाई है, 10,000 करोड़ की वर्थ कहाँ से आई उनके पास, कहाँ से, यहाँ तो लोग कब्रिस्तानों में है, जेलों में है, कहाँ से अल्ताफ बुखारी ने पैसा लाया। कश्मीर की आवाम को पता है एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। इंशाल्लाह हिसाब लेंगे, एहतसाब होगा, और आप देखेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद ये जिनके नक्श कदम पे, जिनके पिठ पे कश्मीरी को डराते हैं, धमकाते हैं, आप देखेंगे वो क्या चाहते हैं। मैं 3 साल जेल में रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने आज बारामूला लोकसभा क्षेत्र के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बारामूला का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बारामूला के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर बारामूला लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा, SP बारामूला अमोद अशोक नागपुरे सहित कई अधिकारी भी उनके साथ थे। आप खुद देख रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। आज लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रह रहा है। हमारी पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। EVM की कमीशनिंग जो है शुरू हो जाएगी जैसे ही कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे, और बाकी तैयारी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की एक टीम 4 मई को जम्मू से मुंबई के लिए रवाना होगी।
जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों को बीजेपी ने अपनी साजिशों का शिकार बनाया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने दोनों राज्यों की जमीनी स्थिति पर एक पोस्टर भी जारी किया। करने के बाद शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई के 6 सदस्यों की टीम हम कल जो है मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के हक के अंदर चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जिसके लिए हमने एक पोस्टर भी आज जारी किया है। इस पोस्टर के अंदर हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा जो है वो खत्म करने की, इनको प्रभावित करने की, अस्तित्व के ऊपर, संस्कृति पहचान के ऊपर प्रहार करने की जो है वो साजिशें रची गई हैं। देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के नाम पर, आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जमकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, मगर उसी जम्मू कश्मीर का आवाम का हर शख्स आज जो है वो निराशा से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर भी हमारे साथ जो है वादा किया गया था विकास का, हमारे साथ वादा किया गया था रोजगार का, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली का वादा किया गया था, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की सुरक्षित घाटी वापसी का वादा किया गया था। इन्हीं वादों को आजकल जो है एक नया शब्द गारंटियों का नाम दिया जा रहा है। वो तमाम गारंटियां जो हमें लगभग 5 साल पूर्व दी गई थी, वो तमाम गारंटियां जो है उसकी जमीनी हकीकत ये है कि वो तमाम गारंटियां जो है पूरी तरह से वो दावे खोखले साबित हुए हैं। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग बांडीपुरा ने अष्टांगू में स्वीप अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया। इस जागरूकता रैली में बांडीपुरा के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और गांव-गांव जाकर लोगों को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि इस रैली का मकसद आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करना था। आज स्वीप के बैनर तले हमारे नोडल अफसर स्वीप जनाब नूरसी लोन साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पर बच्चों को फ्लैग ऑफ किया है। आज ये रोड रैली यहाँ से हो रही है केवनुसा तक बडियारी से, स्टिंगू से हम आए हैं और ये उन्हीं इलाकों में हो रही है जहाँ पर पिछले लोकसभा इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 10% से कम रहा है। और यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि आने वाले हमारे चुनाव जो 20 मई को होने जा रहा है उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे उसमें और हमारा मैक्सिमम वोटर टर्नआउट रहेगा। जब लोगों की ज्यादा जन भागीदारी रहेगी तो हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है और लार्जर पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो हमारी मुल्क में नई सरकार बनने जा रही है और जब नई सरकार बनेगी तो ताबीर तरक्की के काम जरूर होंगे। और हमारा ये काम है कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये कहें कि डेमोक्रेसी में हमारा हक बनता है वोट देने का और हम सब लोग बाहर आए घरों से 20 मई को और ज्यादा से ज्यादा वोट। जम्मू में भूमि विवाद के चलते भूमाफिया द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। भूमाफिया और राजस्व विभाग की सांठगांठ के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से भूमाफिया और राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि राजस्व विभाग और भूमाफिया मिलकर लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने सरकार से राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमाफिया से सांठगांठ को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको याद होगा जब सरकार ने, उपराज्यपाल ने लैंड ग्रैबिंग के विषय के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करा। एक फोटो के अंदर ऐसा गोल सा एक चेहरा जिसने सर पे कुछ बांधा हुआ था, वही बंदा जब ये वाला कांड हुआ वह भी वही था। मैं पूछने का प्रयास करना चाहता हूं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किस तरह से बदलाव हो जाता है। भाई मेरी जमीन आपकी कैसे हो जाती है, उसकी जमीन उसकी कैसे हो जाती है? कौन लोग है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर? कौन काली मछली है? और जब उपराज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर पोले, आज उनकी सारी जिम्मेवारी है और इस तरह से ये घिनौना कांड आज भी चल रहा है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट बड़ा अच्छा कदम, लेकिन 302 वो भी तो लगनी चाहिए। व्यक्ति चला गया, एक परिवार सूना हो गया, परिवार के अंदर व्यक्ति नहीं रहा, उसकी भरपाई कौन करने का प्रयास करेगा? लेकिन आज उसकी आत्मा को शांति मिल पाए वैसा एक प्रयास। लेकिन एक शब्द बड़ा घिनौना, ये मिली वक्त मिल करके लैंड को किस तरह से ग्रैब करना और किस तरह से रिकॉर्ड को उसको बदलना, ये एक अहम मुद्दा बन गया है। डिजिटलाइजेशन के विषय के अंदर जल्द से जल्द अपने तथ्यों को बाहर निकालना चाहिए और ऐसे लोग, मैं फिर कहता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी,
फिर से शुरू करो, ऊपर से करना हो, पीछे से जितने बड़े बड़े हैं ना मगरमच्छ, वो मगरमच्छ जो हैं उनके नाम सामने आए। खबर दिन भर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।